आज हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि बहुत बाइल्म भी हैं, एक टीचर भी हैं और एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं और आज हम इनसे बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तो सबसे पहले हम पॉडकास्तान की पूरी टीम की जानिब से मुक़द्दस आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका ढेर सारा शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लेकर आईं और आज हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपसे वो सारे सवालात हम पूछें जो हमारी ऑडियंस पूछना चाहते हैं, लेकिन उनको कभी मौका नहीं मिलता। तो अब अपने सवालात की जानिब बढ़ने से पहले एक सवाल, चूँकि आप एक उस्ताद भी हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं और आपने साइकोलॉजी को एज़ अ करियर इसका इंतख़ाब किया और आप ज़्यादा वक़्त भी इसको दे रही हैं, तो इसकी जानिब कैसे आपका रुझान हुआ? क्यों आपने इंतख़ाब किया साइकोलॉजिस्ट? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। इसका जवाब मैं एक बहुत मारूफ शेर के थ्रू दूँगी जो कि जमील मलिक साहब का शेर है कि मुझे देखना हो जिसने मेरे हाल पर ना जाए, अरे वाह! मेरा ज़ौक़ व शौक़ देखे, मेरा इंतख़ाब देखे। बचपन से मुझे अपने हवाले से सीखने का बहुत शौक़ था। मैं अपने बारे में बहुत कम जानती थी और बहुत से लोगों से मुख्तलिफ़ तज्ज़िये सुनती रहती थी। तो मुझे हमेशा ये था कि हर इंसान का आपको देखने का जो नज़रिया होता है वो मुख्तलिफ होता है। तो आपकी अपनी एक डेफ़िनेशन होनी चाहिए जो क्लियरली डिफ़ाइन कर सके कि आप एज़ अ पर्सन कौन है। तो उस चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प किया नेविगेट करने में कि मैं अपनी मेजर फ़ील्ड को किस तरह से चूज़ करती हूँ। और बैचलर्स के बाद जब मुझे मौका मिला तो मुझे अभी भी याद है मैं यूनिवर्सिटी में गई थी एंड मेरे सामने ब्रोशर पड़ा हुआ था। तो उसको मैंने बस देखा है और इसमें साइकोलॉजी का देख के मुझे लगा हाँ, इसको तो मैंने हमेशा मतलब इससे रिलेटेड फ़ेसबुक पे पोस्ट वग़ैरह देखती रही थी। अच्छा, तो मैंने फिर उसको एज़ अ मेन मतलब मेजर करियर जो है उस टाइम पे चूज़ कर लिया। बस एक ब्रोशर देखा और उसके बाद हाँ, जैसे रेस्टोरेंट साइकोलॉजी। में मेन्यू होता है बिल्कुल उसी तरह। अच्छा, आप चूँकि एक टीचर भी हैं, आप एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी रही हैं। क्लिनिक को और उस टीचिंग फ़ील्ड को साथ लेकर चलना कभी इम्बैलेंस नहीं होता फिर अपनी ज़ाती ज़िंदगी को भी देखना? टीचिंग और साइकोलॉजी को एक साथ लेके चलना इज़ नेवर बीन अ चैलेंज क्योंकि जब मैंने साइकोलॉजी की फ़ील्ड में एज़ अ करियर मतलब बनाना था तो उस टाइम पे मुझे लगा कि टीचिंग एक ऐसी फ़ील्ड है जहाँ पे मैं अपना बहुत अच्छा करियर बना सकती हूँ। बचपन से मुझे टीचिंग का बहुत शौक था और आई थिंक जब मैंने अपनी फर्स्ट जॉब स्टार्ट की थी वो अराउंड बैचलर्स में की थी एंड उस टाइम भी मैंने एक स्कूल में टीचिंग से स्टार्ट किया था। और जब मैंने मास्टर्स कर लिया तो मुझे ये अंदाज़ा था कि मुझे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को पढ़ाना है तो मैंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में एज़ अ विजिटिंग लेक्चरर की पोजीशन पे काम करना शुरू किया। वहाँ पे जाके जिस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा शिद्दत से एहसास हुआ वो ये था कि आप जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो आप बहुत किताबी बातें पढ़ा रहे हैं। उसकी वजह से मुझे लगा कि मुझे अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट करनी चाहिए जहाँ पे मैं वन ऑन वन सब सेशंस लूँगी। उसमें जो स्ट्रगल्स होंगी, उसमें जो चैलेंजेस होंगे, उनके लिए मैं बच्चों को तैयार ज़्यादा बेहतर कर सकती हूँ प्राइवेट प्रैक्टिस और हॉस्पिटल में एज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस कर कर। कहीं ऐसा तो नहीं था कि आपने बच्चों की नफ्सियात को समझने के लिए नफ्सियात इख्तियार कर लिया? नहीं, बच्चों की नफ्सियात मुझे खुद से ज़्यादा रिलेट करने में समझ आई क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस है एज़ अ स्टूडेंट और मेरे ख़्याल से 6 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ना, 4 साल का बैचलर्स है, फिर मास्टर्स है। तो उसके बाद आपको बच्चों की नफ्सियात बहुत अच्छी समझ आ जाती है, ख़ास तौर पर तब जब आपका और बच्चों का एज डिफरेंस बहुत कम हो। आपको पता होता है ये कौन से मसाइल से गुज़र रहे हैं, हम भी इन्हीं मसाइल से गुज़र के यहाँ तक पहुँचे हैं। तो बच्चों की नफ्सियात समझने में बहुत आसानी रही, लेकिन हाँ, मरीज़ों की नफ्सियात समझने में कभी-कभी मुश्किल होती है। कभी-कभी वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाता है, बर्नआउट हो जाता है। तो उस टाइम पे फिर दोनों को बैलेंस करने में कभी-कभी सिर्फ मुश्किल होती है। क्लासिक की भी है, फिर वो मरीज़ भी आ जी, रहे जी, हैं। जी। उसमें कहीं काम मिक्स नहीं होता मतलब कि जो जवाब आपने मरीज़ों को देना है, वो आप स्टूडेंट्स को दे रही हैं और जो स्टूडेंट्स को देना है, वो आप मरीज़ों को वो सजेस्ट कर रही हैं। अच्छा, जब आप पढ़ाते हैं ना, ख़ास तौर पर साइकोलॉजी की डिपार्टमेंट में, तो वहाँ बहुत दफ़ा बच्चे अपने पर्सनल इश्यूज़ लेकर भी आते हैं। तो वहाँ पर हमें बच्चों को बताना पड़ता है कि फॉर्मली तो थेरेपी हम नहीं दे सकते, लेकिन डेफ़िनेटली उनकी स्ट्रगल से, उनकी प्रॉब्लम से रूल आउट करने में, उन्हें किस तरह से उससे नेविगेट करना है, वहाँ पे हम बच्चों को ज़रूर गाइड करते हैं। और इन सब मतलब चीज़ों को बैलेंस में लेके चलने के लिए आपको अपनी भी साइड एक्टिविटीज़ कुछ रखनी होती हैं। अच्छा मुक़द्दस, चूँकि आप नफ्सियात के मुतालिक हैं और आपने मुख्तलिफ़ लोगों को जो है उनके मसाइल भी सुने होंगे। हुँ। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि डिफ़रेंट एज ग्रुप्स में कौन-से नफ्सियाती मसाइल में इंसान घिर सकता है या घिरा होता है? पर बच्चों में आजकल जो इश्यूज़ आ रहे हैं, वो ऑटिज़्म से रिलेटेड बहुत ज़्यादा है। ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जिसमें बच्चा जो है वो सोशल इंटरेक्शन बहुत अच्छी नहीं मेंटेन कर ठीक है। सकता। इसके बाद अगर आप टीनेज में आ जाएँ तो टीनेज में बच्चों में अक्सर जो हाइपर एक्टिविटी का डिसऑर्डर है एडीएचडी या इनअटेंशन वो बहुत ज़्यादा कॉमन है आजकल क्योंकि बच्चे ज़ाहिर है गेमिंग्स और स्क्रीन टाइम उनका बहुत ज़्यादा हो गया है। देन इसके अलावा अगर आप टीनेज में देखें तो ज़्यादातर आते हैं आपके पास एडिक्शन रिलेटेड पेशेंट्स, सब्सटेंस यूज़ के साथ डिफरेंट ड्रग्स ले रहे हैं एंड वो उसके साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को कोप नहीं कर पा रहे हेल्दी तरीके से, तो फिर वो ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं। आजकल आपको पता है मार्केट में बहुत से सोफिस्टिकेटेड ड्रग्स भी आ चुके हैं, वेप्स हैं और इनका जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज़ कर दिया गया। अगर हम बात करते हैं अर्ली अडल्टहुड में तो वहाँ पे ज़्यादातर डिफरेंट रिलेशनशिप्स रिलेटेड, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, रोमांटिक रिलेशनशिप इससे रिलेटेड ज़्यादातर मसाइल होते हैं और अगर लेट
लेट एडल्टहुड की बात की जाए तो उसमें आते हैं मसाइल ज़्यादातर डाइवोर्स केसेस एंड अगर आप ओल्डर एडल्ट्स में चले जाएँ तो उनमें देन अगेन डिप्रेशन है, साइकोसिस है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ऑस्टिसिज्म, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मतलब नेग्लेक्टेड फ़ील होता है। आपको लगता है आपकी फैमिली अब आपको ओल्डर एज में अपने फैसले या मामलात में इंक्लूड नहीं करेगी। नेग्लेक्ट कर जी, जी। अच्छा, यहाँ पर आपने ना 2 चीज़ें डिस्कस की हैं। एक आपने डिस्कस किया है कि डाइवोर्स रेशो बढ़ रही है और दूसरा आपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। मैं इन दोनों पर ही आना चाहूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि चूँकि आपने बहुत सारे केसेज़ हैंडल भी किए होंगे, हम भी माशरे में देख रहे हुँ, हैं कि जो डाइवोर्स रेशो वो बहुत बढ़ती जा रही है। जी। तो इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? अच्छा, करंटली अगर हम बात करते हैं 2022 में एक स्टडी पब्लिश हुई थी एंड उसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान में 35% पिछले 5 सालों में डिवोर्स रेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं, व्हिच इज़ क्वाइट कंसर्निंग। तो अगर डिवोर्स रेट्स ज़्यादा हैं तो इट मीन्स ब्रोकन फैमिलीज़ ज़्यादा हैं। अगर ब्रोकन फैमिलीज़ ज़्यादा हैं तो डेफिनिटली जो आपके बच्चे हैं, उनके ऊपर उस डिवोर्स का उनकी आने वाली ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बहुत बुरा असर इम्पैक्ट आता है। ठीक है। जो डिवोर्स रेट्स हैं उनको कम करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स लिए जा सकते हैं। उनको मतलब हमारे माशरे में अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो फीमेल्स की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं। बहुत दफ़ा मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि ज़्यादातर जब भी वो कोई काम करने लगती हैं या कोई किसी स्पेसिफिक ख्वाहिश का इज़हार करती हैं तो उन्हें कहा जाता है शादी की बात की जाए, तो फिर उनकी जो शादी है उससे एसोसिएटेड बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं। और जहाँ तक मेल्स की बात है तो मेल्स अगर आप किसी को मतलब किसी की टुवर्ड्स अपनी फीलिंग्स डेवलप करते हैं एंड उस बेसिस पे बाद में शादी में चले भी जाते हैं तो मुझे लगता है वो शादी के लिए उस वक्त तैयार नहीं होते। बहुत लोग 40-50 साल की उम्र में जाने तक शादी के लिए तैयार नहीं होते। तो उसके लिए पहले डिवोर्स रेट को कम करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को जो बिल्कुल शादी के करीब हैं उनको पहले शादी के लिए तैयार करें। ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर सिर्फ तैयार होना शादी के लिए मतलब ज़रूरी नहीं है कि जिस्मानी तौर पर अगर एक इंसान की उम्र 18 से 20 साल हो गई है, 25 साल हो गई है तो उसे शादी कर लेनी चाहिए। उसको नफ्सियाती, रूहानी तौर पर तैयार होना चाहिए कि अब मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा शख्स आएगा जिसके साथ मुझे रहना है, जिसके साथ मुझे अपनी रूटीन शेयर करनी है, जिसके साथ मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शेयर करनी पड़ेंगी। तो अगर हम ज़हनी तौर पर लोगों को तैयार करेंगे तो मुझे लगता है कि डिवोर्स के बहुत से रेट्स जो केसेज़ हैं वो कम हो जाएँगे और उनको कम होने में मदद मिलेगी। अच्छा, यहाँ पर आपने एक चूँकि ये भी आपने ज़िक्र किया था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हुँ, हुँ। और मेरा ख़्याल है कि कहीं न कहीं ये भी डिवोर्स की रीज़न बनता है। तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगी? डिवोर्स के बहुत से रीज़न्स हैं जिसकी वजह से डिवोर्स के रेट्स बढ़ रहे हैं और उसमें एक बहुत मेजर जो आजकल बहुत प्रेवलेंट भी है पाकिस्तान में वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं। और मेरा ख़्याल है कि ये एक फ़ैशन की तरह सरायत कर रहा है। उसकी रीज़न जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं अपने पार्टनर से वो बड़ी क्लियरली कम्युनिकेट नहीं होती। इनफैक्ट इतना मुझे लगता है कि एक ऐसे रिलेशनशिप में आना जहाँ पर आप अपने दिल, ज़हन और जिस्म और रूह मतलब इन सब को आप शेयर कर रहे हैं। फिर लेकिन उसके बावजूद आप अपनी कुछ एक्सपेक्टेशन हैं जो ओपनली कम्युनिकेट नहीं करते। बहुत दफ़ा लोग शर्म के मारे, बहुत दफ़ा लोग मुरव्वत में अपनी जो जो चीज़ वो महसूस कर रहे होते हैं वो ओपनली अपने पार्टनर के साथ नहीं शेयर कर पा रहे होते। फिर वो उस चीज़ को के आउटलेट के लिए बाहर लोगों के पास जाते हैं। वो फीमेल है, फीमेल में अगर उसको घर में अपने शौहर की तवज्जो नहीं मिल रही, तो ज़ाहिर है फिर वो घर से बाहर कोई ऐसा शख्स ढूँढेगी। इसी तरह से अगर मेल है, मेल में वो मेल अगर पूरा दिन के बाद घर आता है और घर में बीवी के वो जो फिर जो तवक्को कर रहा होता है। बिल्कुल और जो सास-बहू के मसाइल हैं, वो आके उसको सुनने पड़ेंगे और जो जज़्बाती ताल्लुक अपनी बीवी के साथ चाह रहा है, वो नहीं मिलेगा तो मुझे नहीं तो सारा दिन वो ऑफ़िस में खपे, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। हुँ। परेशान होकर आए, घर में आए तो वो सास-बहू के जो इश्यूज़ होते हैं वो हुँ। सारे। इसके अलावा अगर हम देखते हैं जैसे मैंने पहले भी कहा कि लोग शादी के लिए तैयार नहीं होते। जब शादी के लिए आप तैयार ही नहीं हैं तो आप उस रिश्ते में एंटर होके प्रॉब्लम्स की फेस मतलब केस में फ़ौरन से आपको लगता है कि ये पार्टनर ठीक नहीं है, शायद हमें पार्टनर चेंज करने की ज़रूरत है और जैसे पार्टनर चेंज होता है तो वो 2 पार्टनर्स को एट द सेम टाइम रखना फिर बहुत दफ़ा लोग शादी कर लेते हैं, दूसरी शादी की तरफ चले जाते हैं। उसकी वजह से बड़े मसाइल होते हैं। लोग कहते हैं कि हमें हमारी इजाज़त के बगैर शादी हुई है या हमें मतलब हम यहाँ पर इस तरह से रहना नहीं चाहते या हमें धोखा दिया गया, इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो मुझे लगता है उन सब चीज़ों को रोकने के लिए ना आप पहले अपने ताल्लुकात जो हैं अपने शौहर के साथ या अपनी बीवी के साथ वो इस तरह के रखें जिसमें ओपन कम्युनिकेशन हो, जिसमें अंडरस्टैंडिंग हो। मुझे लगता है शादी के लिए 3 जुज़ू जो हैं वो बड़े लाज़िम हैं। सबसे पहले मोहब्बत, देन अंडरस्टैंडिंग एंड देन मुताबिकत। ये तीनों चीज़ें अगर नहीं हैं तो कोई भी शादी बहुत देर तक नहीं चल सकती। इन तीनों चीज़ों में से अगर एक भी मिसिंग है तो ये होगा कि बात-बात पर लड़ने-झगड़ने लगेंगे और तंग आकर एक-दूसरे को छोड़ देंगे। तो उससे मुझे लगता है बहुत बेहतर है कि आप तन्हा रहें और तन्हा रहते हुए अपने ऊपर काम करें और जब आपको लगे कि आप ज़हनी, रूहानी और जिस्मानी तौर पे शादी के लिए तैयार हैं, तो आप शादी कर लें। अच्छा, इसमें आपको लगता नहीं कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है इसमें कहीं न कहीं 2 इंसानों का फिज़िकल रिलेशन भी बहुत मैटर करता है? सेक्सुअल रिलेशंस में भी ज़्यादातर अरेंज्ड मैरिजेस में बहुत ओपनली कम्युनिकेशन नहीं होती।
बहुत ओपनली वो अपनी एक्सपेक्टेशंस शेयर नहीं करते। मुझे लगता है जो ज़्यादा मसला आता है वो होता है कि आपको आपकी मतलब सेक्सुअल इन्फॉर्मेशन जो मिल रही है, जिसका फर्स्ट एनकाउंटर है वो कहाँ से हो रहा है। तो जहाँ तक मेरा खुद का तजुर्बा है या मैंने जो ऑब्जर्व किया है सोसाइटी में, पेरेंट्स तो नहीं देते वो इन्फॉर्मेशन एक्चुअली पेरेंट्स या टीचर्स की तरफ से जानी चाहिए, लेकिन हमारी सोसाइटी में बच्चों को वो इन्फॉर्मेशन मिलती है या तो अपने दोस्तों से या फिर वो पॉर्न एडिक्शन के थ्रू। जो भी अब वीडियोस में वो देख रहे हैं वो एक्सपेक्टेशंस उनके अंदर मतलब वो चीजें या वो अर्जेस उनके अंदर आएंगी। अब वो जब किसी रिलेशनशिप में एंटर होते हैं and वो एग्जैक्टली सेम ख्वाहिशात का इजहार करते हैं, तो वो चीजें जो हैं वो क्योंकि पूरी हो नहीं पाती या सामने वाला पर्सन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता कि ये मतलब मुझसे इस रिश्ते में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो मुझे लगता है वहाँ पे बड़े मसाइल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा मसाइल हो जाते हैं। इसको खत्म किया जा सकता है। इस तरह से किया जा सकता है। सबसे पहले मैंने पहले भी बताया ओपन कम्युनिकेशन। अपने रिलेशन में जब आप बॉडी शेयर कर चुके हैं तो उससे ज़्यादा तो कोई चीज़ नहीं है। तो अपने ज़हन के ख़यालात शेयर करना शुरू करें। बैठें, बैठ के देखें आपके सामने जो आपका पार्टनर है वो कौन-सी लाइफ़ की स्ट्रगल्स जो हैं उसकी लाइफ़ में चल रही हैं। आपकी लाइफ़ में जो स्ट्रगल्स हैं आप उसको बताएँ और हर तरह की उसमें स्पिरिचुअल आ जाती है, इमोशनल आ जाती है, साइकोलॉजिकल आ जाती है, सेक्सुअल आ जाती है। अच्छा, इसमें आपको लगता है कि जो लुक्स हैं वो मैटर करती हैं शादी से पहले भी और बाद में भी, और शायद इस वजह से भी कुछ रिश्ते जो हैं उनमें दरार आ जाती है? अच्छा, जो लुक्स हैं वो शादी से पहले बिल्कुल मैटर करती हैं। लुक्स और पर्सनैलिटी 2 ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप किसी की तरफ माइल होते हैं या अट्रैक्ट होते हैं, अगर हम आसान ज़ुबान में बात करें तो। जब आप किसी पर्सन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं स्टार्टिंग में इनिशियली तो वो लुक्स होती हैं। लेकिन आप ये देखेंगे अगर किसी पर्सन के लुक्स की वजह से मैं उसके साथ चली जाती हूँ एंड आधी रात को अगर मैं बीमार हूँ या बच्चा जो है वो रो रहा है, तो उस केस में उसकी लुक्स काम नहीं आएँगी। हाँ। उस केस में उसके अंदर जो एहसास है, जो एहसास है हमदर्दी है, तो फील वो चीज़ जो है वो काम आएगी। तो मुझे लगता है लुक्स बहुत मैटर करते हैं बिल्कुल इनिशियली, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको समझ में आता है कि लुक्स के साथ और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं, लेकिन डिवोर्स के जो ज़्यादा रेट्स हैं वो आपको उन्हीं लोगों में मिलते हैं जो फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। तो मुझे लगता है लुक्स के साथ बाकी चीज़ें भी मैटर करती हैं। आपने अक्सर देखा होगा, ऑब्ज़र्व किया होगा कि हम जिस कल्चर से ताल्लुक़ रखते हैं उसमें एक तो जॉइंट फैमिली सिस्टम हुँ। भी है, या फिर ऐसा भी है कुछ केसेस में कि पेरेंट्स पढ़े-लिखे नहीं हैं, उनके लड़ाई-झगड़े बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, बच्चों के सामने भी चल रहे हैं, तो बच्चा किसी न किसी तरह नफ़सियाती मरीज़ हो जाता है, ज़हनी तनाव का शिकार रहता है। कभी घर के झगड़ों को देखना, फिर बाहर आकर फिर लोगों से इस तरह की बातें सुनना। तो क्या आपको लगता है कि एक बच्चा जो है उस पर जो उसके बचपन के तल्ख़ हक़ाइक़ हैं, क्या वो उस पर असर डालते हैं आइंदा आने वाली ज़िंदगी के लिए? किसी भी पेशेंट के साथ डील करते हैं, वो किसी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में हो, हम उसकी हिस्ट्री ज़रूर लेते हैं और हिस्ट्री में हम पैदाइश से लेकर एंड तक बिल्कुल जब वो हमारे पास एडमिट हुआ है तब तक की हम उसकी हिस्ट्री लें। उसमें पैदाइश की अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग कंसेप्शन का जो पीरियड है उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है। माइलस्टोन्स जो होते हैं वो टाइमली अचीव हुए हैं, यानी जिस उम्र में बच्चा बोलना शुरू करता है, बात करता है। देन इसके अलावा अगर हम बात करते हैं उसके फैमिली के रिलेशंस कैसे हैं, फैमिली के साथ कैसे ताल्लुकात रहे, चाइल्डहुड कैसा गुजरा। चाइल्डहुड का हम स्पेसिफिकली इसमें हम अक्सर पूछते हैं अपने क्लिनिकल इंटरव्यू में कि आप बताएं कि आपके बचपन का कोई बहुत ज्यादा इमोशनली वल्नरेबल कोई वाकया जो आपको याद हो। तो वो अक्सर पेशेंट्स रिपोर्ट करते हुए बताते हैं कि हमारे वालिदैन की उस टाइम पे लड़ाई हो रही थी और हमें बड़ा ज्यादा मतलब बुरा लगा या हम डर गए थे उस वक्त। तो उस चीज की वजह से उनके लेटर लाइफ के जो रिलेशनशिप्स हैं इंटरपर्सनल उस पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है। तो जो अर्ली लाइफ एक्सपीरियंसेस में सेक्सुअल अब्यूज हो सकता है, फिजिकल अब्यूज हो सकता है। अक्सर बच्चों को बहुत ज्यादा मारा जाता है, एक बच्चे को दूसरे बच्चे पर तरजीह दे देते हैं और किसी एक को बहुत ज़्यादा मोहब्बत मिल रही होती है, दूसरे को नहीं मिलती। तो ये चीज़ें बाद में आने वाली ज़िंदगी के लिए बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल खड़े कर सकती हैं। अच्छा, एक चीज़ मुक़द्दस बहुत ज़्यादा आप समझ लें कि सवाल भी है और बहुत ज़्यादा लोगों को डिस्टर्ब भी करता है, और लोग इसमें अक्सर परेशान भी रहते हैं। पहले तो कल्चर और था कि पेरेंट्स ने एक फ़ैसला थोप दिया तो वो हुँ, थोप हुँ। दिया और वो उसी को लेकर चलते होते थे। अब एक लड़की या एक लड़के को ज़ाहिर-सी बात है शादी करनी है, उसने अपने हमसफ़र का इंतख़ाब करना है, तो उसको कौन-सी ऐसी ख़ुसूसियात को देखना चाहिए? लड़की को ऐसी कौन-सी चीज़ों को देखना चाहिए कि लड़के में वो चीज़ें मौजूद होनी चाहिए? लड़के को ऐसी कौन-सी चीज़ें लड़की में खूबियाँ ढूँढनी चाहिए कि वो उसको देखे और उसको मुंतख़िब करे और उसको पूरी ज़िंदगी के लिए अपने साथ रखे? अच्छा, जो मेट प्रेफ़रेंसेस हैं, जिसमें साथी का इंतख़ाब है, जब आप मेल्स में जाते हैं तो मेल्स ज़्यादातर एक ऐसी लड़की का इंतख़ाब करते हैं जो खूबसूरत हो, जो अट्रैक्टिव हो, इसके अलावा जो कॉम्प्रोमाइज़ कर सके, जिसके साथ उसे लगे कि हाँ, मतलब ये मेरी बात सुन रही है। क्योंकि हम पैट्रियार्कल कल्चर में रहते हैं, तो अगर किसी को ऐसा लगेगा ना कि ये लड़की हद से ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट है या ये लड़की हद से ज़्यादा खुददार है, तो उसके साथ मुझे ऐसा
लगता है कि आजकल का जो मर्द है वो शायद नहीं रहना पसंद करता या वो थोड़ा अवॉइड करता है। जहाँ तक बात होती है फीमेल्स की, तो फीमेल्स में वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा देखती हैं और उसकी मेन रीज़न ये है कि जब लड़का शादी करता है तो उसके घर में लड़की आती है, लेकिन जब लड़की शादी करती है तो वो सिर्फ लड़के से शादी नहीं करती, वो उसका जो भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, उसका जो भी लड़के का लाइफस्टाइल है वो उसको भी अडॉप्ट करिए। तो उसको शादी में सिर्फ लड़का नहीं मिल रहा, उसको वो लाइफस्टाइल मिल रहा है जो लड़के का है। तो उसमें मुझे लगता है लड़की के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी होती है। उसके अलावा लॉयल्टी, देन उस पर्सन की एक सोशल स्टैंडिंग, क्या कितना फ्रिक्वेंटली और कितना ओपनली वो लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, फैमिली एक दूसरे मतलब दोनों लोग एक दूसरे की फैमिली को कितना रिस्पेक्ट करते हैं, ये सारी चीजें मुझे लगता है जो बहुत मैटर करती हैं। मेरा ख़्याल है कि मुंतख़िब करते वक़्त चंद एक चीज़ों का ख़्याल रखना जो आप बता रही हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। अच्छा, मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि चूँकि आपने डिफ़रेंट अपने क्लाइंट भी अटेंड किए और उसके अलावा स्टूडेंट्स को भी हम्म। पढ़ा रही हैं, तो आप क्या मतलब सिखाने की कोशिश करती हैं? आपकी ख़्वाहिश क्या होती है कि उन उन तक क्या डिलीवर किया जा सके? अगर स्टूडेंट्स की बात की जाए तो स्टूडेंट्स और जितने भी देखने वाली ऑडियंस है उनको एक चीज़ मैं जो ज़रूर बताना चाहूँगी वो ये है कि लाइफ इज़ फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज़। ज़िंदगी मुमकिनात का, तजर्बात का और हादसात का दूसरा नाम है। इसमें ये तीनों चीज़ें आएंगी ही आएंगी। आपने इन तीनों चीज़ों को किस तरह से लेकर चलना है। अगर तजर्बा ही नहीं करेंगे तो आप किस तरह सीखेंगे। आप सबसे पहले ये चीज़ देखें कि ओपन टू एक्सपीरियंस रहें। हर चीज़ मुमकिन है दुनिया में। अगर आप अच्छी नेक नियति के साथ काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उस चीज़ में मेहनत करने के बाद आप बाकी का काम जो है वो अल्लाह पर छोड़ दें। कुछ चीज़ें मतलब आपके कंट्रोल में नहीं है, उनको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करें। और जब आप ये चीज़ करना शुरू कर देंगे तो मुझे लगता है कि जो माज़ी के मुतल्लिक रुमिनेशन होती है डिप्रेशन में, वो ख़त्म हो जाएगी। और जो आपके आने वाले कल के मुतल्लिक एक मुसलसल एंग्जायटी होती है, वरी होती है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि एक अमन और सुकून में ज़िंदगी गुज़ारने का ये एक बहुत बड़ा अच्छा, एक सवाल यहाँ पर मेरा है कि हमें कामयाब होने के लिए हुँ, हुँ। पॉज़िटिव होना ज़रूरी है या अग्रेसिव होना बहुत ज़रूरी है? अच्छा, अग्रेशन को लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिवली परसीव करते हैं, लेकिन अग्रेशन के पॉजिटिव भी बहुत से एस्पेक्ट्स हैं। अगर आप देखें, अग्रेशन है वो आपकी बहुत दफ़ा एक मोटिवेशन फोर्स होती है। बिल अगर अग्रेशन ही नहीं होगा तो शायद हम बहुत से काम नहीं कर सकेंगे। अगर मुझे यहाँ से बाहर जाना है, मुझे अकेले ट्रैवल करना है और कोई पर्सन मुझे इंट्रूड कर रहा है, मेरी पर्सनल स्पेस में एंटर करने की कोशिश कर रहा है, मुझे गुस्सा ही नहीं आ रहा, उस हालात से अपने आप को कभी निकालने के लिए कोशिश ही नहीं करूँगी। तो अग्रेशन हमेशा पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। नेगेटिव वो तब हो जाता है जब आपको ये पता नहीं चल रहा होता कि किस मामले में कितना, किस तरह से और किस फ्रीक्वेंसी और जिसे कहते हैं इंटेंसिटी के साथ आपको गुस्से का इज़हार करना है। जब आप ये चीज़ भूल जाते हैं और इस चीज़ पे कंट्रोल नहीं रहता और कहीं पे भी किसी भी तरह के अल्फाज़ का और जज़्बात का और जिसे कहते हैं कि अपने एक्शंस के थ्रू जब आप गुस्से का इज़हार करते हैं, वो चीज़ें सामने आती हैं, वो मुझे लगता है कि ज़्यादा फिर प्रॉब्लमैटिक हो जाता है उस पर्सन के लिए। तो गुस्सा तब ज़्यादा हार्मफुल होता है। मतलब कामयाबी के लिए आपको जहाँ पर आप पॉजिटिव है वहाँ पर आपको अग्रेसिव भी होना ज़रूरी है। अगर आप साइकोलॉजिस्ट ना होते, तो फिर आप किस शोबे का इंतखाब करते हैं? अच्छा, अगर मैं साइकोलॉजिस्ट ना होती तो मुझे लगता है मैं राइटर होती या फिर मैं लॉयर होती। मतलब लिखने का शौक है, अभी भी है? लिखने का शौक है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिनको मतलब जिन्होंने मुझे पढ़ा हुआ है। और अगर राइटर ना होती तो फिर मैं लॉयर होती। अरे वाह! मतलब डट के झूठ बोल हाँ, मेरी वालिदा को लॉयर्स नहीं पसंद, वो कहती हैं कि शायद वो बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे अंदर कुछ पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं जो कि एक लॉयर की पर्सनैलिटी के साथ परफेक्टली मैच करती हैं। यहाँ भी तो आप लोगों के केस ही लड़ रही हैं। अब लॉयर बन के भी आपने लोगों के केस ही खैर लड़ने बस इसीलिए मैंने जी, जी। लिखने का आपने कहा, तो यहाँ पर हमें लगता है कि आपका अदब से गहरा ताल्लुक है। हुँ, हुँ। आपको शायरी से भी शगफ होगा। बिल्कुल है। अक्सर मैं गज़लें बहुत सुनती हूँ, पोएट्री बहुत से लोग हैं, रफ़ी साहब हैं, देन उसके अलावा जगजीत सिंह की गज़लें बहुत ज़्यादा हैं। गज़लें और शायरी से समझ लें कि एक अज़ली ताल्लुक है। तो शायरी किस शायर को आप पसंद करते हैं? शायर बहुत हैं और मुझे लगता है ज़्यादा जो पुराने शायर हैं, मैं उन्हें ज़्यादा पसंद करती हूँ। लेकिन मेरी एक बड़ी हसरत रही है कि क्योंकि मैं नफ्सियात के शौबे से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर मैं वक़्त में पीछे जा सकती तो मैं जॉन इलिया से ज़रूर मिलती। और अगर मैं उनसे मिली होती तो उनकी क्योंकि थेरेपी हो चुकी होती, तो शायद वो इतने अच्छा मवाद दुनिया को ना दे सकते। उनको मुझे लगता है मैं जॉन पुराने शायर। एलिया तो फिर जी, जी, कमाल में है बिल्कुल, वो बिल्कुल। इनका। जॉन एलिया का शेर भी है कि हिजू तकता है आसमान हुँ, को हुँ। तो कोई रहता है आसमान में क्या, और ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। आप इसका कोई पसंदीदा शेर आपका जो जॉन एलिया को आपने पढ़ा, और कोई भी पसंदीदा शेर हो आप? वैसे तो बहुत हैं, लेकिन अभी एक मेरे ज़हन में आ रहा है, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। इन किताबों ने बड़ा ज़ुल्म किया है मुझ पर, इनमें एक रम्ज़ है, जिस रम्ज़ का मारा हुआ ज़हन मस्ताए इशरते अंजाम नहीं पा सकता, ज़िंदगी में कभी आराम नहीं पा सकता।
अरे वाह, वाह! बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा यहाँ ना हम एक मुख्तसर सी जो गेम है वो आपके साथ मैं चंद एक नाम लूँगा, आतिफ़ असलम या राहत फ़तेह अली खान? आई थिंक आतिफ असलम। अरे वाह! अब मैं कारकर्दगी के हवाले से पूछूँगा ना आपको, मरियम नवाज़ या उस्मान बुज़दार? मरियम नवाज। ओके, चूँकि आप एक राइटर हैं तो इशफ़ाक़ अहमद या वसी शाह? ऑलवेज इशफाक अहमद। अरे वाह, वाह, वाह! वैसे वसी शाह तो शायर हैं और इशफ़ाक़ अहमद हमने दोनों पूछा था कि आप पसंद किसको करें। ख़ैर, अगर हम दौर-ए-हाज़िर की बात करें तो मारूफ़ शायर हैं, हमारे दोस्त हैं बहुत अच्छे तहज़ीब हाफ़ी या अली ज़रियून? दोनों में से अगर किसी का एक का इंतखाब करना है तो आई थिंक तहज़ीब हाफ़ी। तहज़ीब काफ़ी, अच्छा माशाल्लाह। बहुत सारे सवालात आपसे हो चुके हैं और अब आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो कि हम अपने ऑडियंस को लास्ट में कोई ना कोई दर्स देते हैं, कोई ना कोई हम कोई अच्छी बात हम कोशिश करते हैं कि उन तक पहुँचा सकें ताकि वो हमारे इस पूरे एपिसोड से कुछ सीख सकें। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें आज जो हमने डिस्कस की, वो ऐसे मशर्ती मसाइल को उजागर किया आपने और बहुत ही ऐसा अंदाज़ में और बहुत ही उसकी गहराई में जाकर आपने उसको डिस्कस किया कि सुनने वाले बहुत सारी चीज़ें इससे सीखेंगे। जाते हुए आप हमारी ऑडियंस को आपकी ज़िंदगी के बारे में क्या राय है? और आप उसको कैसे सोचती हैं, कैसे लेती हैं? मेरे ख़्याल से मैंने पहले भी इस पे बात की थी कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और खूबसूरती देखने वाले की नज़रों में होती है। ज़िंदगी हर एक के लिए एक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बाहर बारिश हो रही है, तो बारिश एक न्यूट्रल स्टिमुलस है। आपके लिए शायद वो बहुत खूबसूरत होगी। कोई इंसान जो है वो बारिश देख के फ़ौरन चाय और पकौड़े बनाना शुरू कर देगा। उसके ज़हन में आएगा कि ये क्या मुसीबत है, मतलब अब फिर से घर गंदा हो जाएगा या हमें बाहर जाना पड़ेगा। तो हर स्टिमुलस को आप क्या मीनिंग एसोसिएट करते हैं, वो ये चीज़ डिसाइड करता है कि आप इस पर खुश हो रहे हैं या मतलब गमगीन है। तो ज़िंदगी में हर तरह के हालात आते हैं, हर तरह के मसाइल होते हैं। मतलब उनको मुझे लगता है कि आप एनकाउंटर करें, खुले दिल के साथ अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस करें और एट द सेम टाइम उनको डील करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स लें। अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में जो आपके दोस्त अहबाब हैं उनसे डिस्कस करने की ज़रूरत है, डिस्कस करें। अगर आपको लगता है साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत है, तो उसमें हेल्प लें क्योंकि पाकिस्तान में करंटली स्टिग्मा बहुत ज़्यादा एग्ज़िस्ट करता है। बहुत से टॉपिक्स टैबू हैं। अभी तक पाकिस्तान में जो मेंटल हॉस्पिटल है उसको पागल खाना कहा जाता है। तो पागल खाना इटसेल्फ एक इतनी स्टिग्मेटाइज़्ड टर्म है कि आप कभी भी वहाँ पे नहीं जाना चाहते। जब मैंने ये फ़ील्ड चूज़ की थी तो मुझे कहा गया कि आप तो पागलों का इलाज करेंगी, तो पागलों के साथ रह-रह के आप भी पागल हो कि आप पागल हो रही हैं क्योंकि आप जो है वो उनका इलाज कर रही हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं होता। आपको अपनी लाइफ़ की स्ट्रगल तो लाइफ़ में है ही है। आपने बस अपनी लाइफ़ की स्ट्रगल चूज़ करनी होती है कि आप किस चीज़ में स्ट्रगल करना चाहते हैं। डेफ़िनिटली जब आप एक दफ़ा चूज़ कर लेते हैं देन स्टिक टू इट और मेहनत करें और आई एम वेरी होपफुल कि कामयाबी जो है वो आपके कदम चूमेगी। बहुत शुक्रिया मुक़द्दस आपसे बहुत सारी चीज़ें हमने सुनी, बहुत सारी चीज़ें आपसे हमने सीखी और नाज़रीन इसी तरह हमारे इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सुनें, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि जो अच्छी बात है आप जितने लोगों तक पहुँचाएँगे वो भी सदका जारिया है। खुश रहें, आबाद रहें, हँसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी कर दीजिए। इजाज़त दीजिए आपके अपने होस्ट ख़ावर अब्बास को। अल्लाह हाफ़िज़।